गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 1 सिविक्स। आज हम सिविक्स का जो आपका चैप्टर चल रहा है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है की फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। की फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के कौन कौन से की फीचर्स हैं। देयर आर सर्टेन फीचर्स विच कॉल्ड द की फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। The first feature is a parliamentary form of government, second one is the federalism, and third one is the separation of power, fundamental rights and directive principles, and last one is the secularism. अब हम बात करते हैं fundamental form of government. In an effort to fulfill the aspiration of all the Indians, the makers of our constitution did not hesitate to borrow many provision of our constitution from another country. जब हमारे संविधान को बनाया जा रहा था, जब संविधान को फ्रेम किया जा रहा था, तो जो फ्रेमर थे संविधान के, उन्होंने कुछ फीचर्स थे जो दूसरे देशों के संविधान से लिए। उसमें क्या है? पहला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया एडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम द हेड ऑफ स्टेट मे बी मोनार्क और प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड होता है वो कौन होता है? यानी कि वो मोनार्क भी हो सकता है और प्रेसिडेंट भी हो सकता है, स्टेट का हेड। द रियल पावर देयर पोजीशन सेरेमोनियल, यानी कि उसकी जो पावर्स होती है प्रेसिडेंट या मोनार्क की, वो सेरेमोनियल होती है। रियल जो पावर होती है वो होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ज़्यादातर सारी पावर्स किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उसका जो मंत्रालय कैबिनेट मिनिस्टर है उनके पास सारी पावर्स होती हैं। ऑल ऑफ होम आर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। और ये सब कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं। दे आर इंडिविजुअली एंड द कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर हैड ऑलरेडी लेजिस्लेचर अंडर दिस सिस्टम। यानी कि जो लेजिस्लेचर होती है वो इंडिविजुअली, और ये जो मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर को अपने तमाम कामों के लिए कलेक्टिवली क्या होते हैं? अकाउंटेबल। Under this system, all the varied groups of people find representation in the parliament through the means of universal suffrage. तो इस सिस्टम की तरह हमें देखते हैं कि लोगों के बहुत सारे ग्रुप पाए जाते हैं जो अपने जो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में थ्रू द इंडिविजुअल सफरेज, यानी कि वोटिंग की बेस पर जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। हम और आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में इलेक्शन होते हैं, वोट के बेस पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव हमें, यानी कि जिन रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनकर भेजते हैं वही हमें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, इसके बाद में हमारा फीचर आता है, ये आता है हमारा फेडरलिज्म मीन एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो फेडरेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, उसकी सारी पावर्स को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया अडॉप्टेड दिस, भारत ने जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कनाडा से बहुत लिया है। इस सिस्टम में क्या होता है? इंडिया हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इस सिस्टम में, यानी कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम पाया जाता है, तो गवर्नमेंट दो हिस्सों में डिवाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड टायर कौन सा है? पंचायती राज, यानी कि फेडरलिज्म में पावर का डिवीजन किया जाता है स्टेट और सेंटर। और तीसरा पंचायती राज में, क्योंकि इंडिया में पंचायती राज सिस्टम भी है। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर बोथ क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जो पावर्स हैं वो कौन देता है? संविधान। देयर स्ट्रक्चर फंक्शन पावर आर ऑफ डिफाइंड। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पावर्स होंगी वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन की गई हैं। एज अ रिजल्ट यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एनी अवे पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यही वजह है क्योंकि संविधान में पावर्स लिख दी गई है, क्लियरली मेंशन की गई हैं, इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से उसकी पावर को नहीं छीन सकती विदाउट एंड देयर कंसेंट, बिना उसके कंसेंट किए, है ना। उससे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर या अधिकार नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से उसकी पावर को वापस ले ले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड द पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ 3 लिस्ट। भारत के संविधान ने ये जो पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच जो डिवीजन किया है पावर्स का, वो डिवीजन बेस्ड करता है 3 तरह की लिस्ट पाई जाती है, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। इन लिस्टों के हिसाब से डिवीजन किया गया है पावर का। बोथ द गवर्नमेंट ऑपरेट विद इन द लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि दोनों ही गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट जो भी काम करेंगे वो संविधान के हिसाब से करेंगे, यानी संविधान ने उनको जितनी पावर्स दी उसी हिसाब से गवर्नमेंट काम करेगी।
Under this system, all the varied group of people find representation in the parliament through the means of universal adult franchise. तो इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो पार्लियामेंट में जाकर हमें रिप्रेजेंट करता है। तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना। द एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिव फॉर द एनफोर्समेंट, और जो कानून लेजिस्लेचर बनाती है उन कानूनों को इम्प्लीमेंट कराने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का। और उसके बाद में जुडिशरी का काम रह जाता है टू एनफोर्स द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड इम्प्लीमेंट बाय द एग्जीक्यूटिव। While the judiciary is responsible for dealing with the situation that arise due to breach of law, each of these organs act as a check on the other and the control arbitrary use of power by any one organ of the government। और इस तरह से क्या हुआ है, इस तरह से ये हुआ है कि जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं एक दूसरे की, क्योंकि इनकी पावर्स और इनके काम लिमिटेड, मतलब लिमिट कर डिफाइन कर दिए गए हैं क्लियरली। और डिफाइन करने की वजह से ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते, अपने अपने कामों को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं। और इसके साथ साथ ईच ऑफ दीज ऑर्गन, हर एक ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन। एक ऑर्गन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक करती है, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी चेक करती है, एक दूसरे पर अपना चेक बनाए रखते हैं। एंड द कंट्रोल आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर, इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कोई ग्रुप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। चौथा है हमारा फीचर है फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स कंसेप्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत के संविधान ने कहाँ से लिया है, भारत के संविधान ने ये कॉन्सेप्ट लिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। दीज राइट एंश्योर द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म सोशलिज्म। और जो फंडामेंटल राइट का जो आइडिया है ये हमें किस बात की श्योरिटी देता है, सेक्युलरिज्म की, सोशलिज्म। सेक्युलरिज्म यानी कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हर इंसान अपने धर्म को फॉलो करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी, हर इंसान अपने कल्चर को फॉलो करने के लिए आज़ाद है, उस पर किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंसान बना सकता है, किसी भी स्कूल में जाके वो एडमिशन ले सकता है, उसको बराबरी का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फॉर ऑल सिटीजन। के अलावा जो एक्सप्लॉयटेशन है वो राइट अगेंस्ट, यानी कि आप किसी भी बच्चे का, किसी भी नागरिक का कोई भी शोषण या एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, इंसान अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर हासिल है कि वो उस बंदे का जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है उसके अगेंस्ट में रिट इशू करे और जिसने वायलेट किया है उसको सजा दे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अडेप्टेड फ्रॉम द ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट पॉलिसी के उन्हें कहाँ से लिया गया है, ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, और ये किस पर बेस्ड करते हैं, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पर। दे आर कंसिडर द बेसिस ऑफ गुड गवर्नेंस। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम ये मानते हैं कि ये अच्छी गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उसका बेस है। इसलिए सेवरल गाइडलाइंस विच शुड बी केप्ट इन माइंड बाय गवर्नमेंट बाय फार्मिंग इट्स पॉलिसीज। इसलिए जब भी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है इन तमाम गाइडलाइंस को अपने दिमाग में रखती है, उसके बाद कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है। दिस प्रिंसिपल एम टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। इस प्रिंसिपल का मकसद क्या है, नहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल का क्या मकसद है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मकसद है उनको एस्टैब्लिश करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि समाज में हम पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस कर सकें। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटी टू ऑल in order to eliminate inequalities in status and inequalities in income। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का के जरिए हम समाज में सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं ताकि समाज से इनइक्वालिटीज को खत्म कर सकें। और जो इनइक्वालिटीज स्टेटस वाइज, इनइक्वालिटीज इन इनकम वाइज, यानी कि लोगों में जो भी फर्क पाया जाता है, जो भी इनइक्वालिटीज पाई जाती हैं इन टर्म्स ऑफ द स्टेटस, इन टर्म्स ऑफ द इनकम ऑफ द पीपल, तो इसको हम दूर कर सकें और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकें। राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, लोगों का जो जीने का एक तरीका है, जो स्टैंडर्ड है उसको हम बढ़ा सकें, यानी कि समाज में रहने वाले तमाम लोगों को इस तरह से ट्रीट किया जाए कि किसी भी एक इंसान को ऐसा ना लगे कि उसको कहीं दबाया जा रहा है या उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा अपहोल्डिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का लास्ट जो पॉइंट उसमें जो फोकस किया गया है वो किस पर किया गया है कि हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, यानी कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से किसी भी तरह का पीसफुल जो माहौल है वो बिगड़े। तो हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को भी मेंटेन करके चलना है। नेक्स्ट फीचर है हमारा सेक्युलरिज्म। द टर्म सेक्युलर वाज अ लेटर एडिशन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। टर्म सेक्युलरिज्म मैंने आपको बताया था 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 1976 में। उसके बाद 2 टर्म थी
सेक्युलरिज्म एंड द सोशलिज्म भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है भारत एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और तमाम धर्मों के लोग अपने धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन भारत में इस बात की आज़ादी, क्योंकि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, आप किसी भी धर्म को, आप आज़ाद हो अपने धर्म को अपने अकॉर्डिंग फॉलो करने के लिए। इसके अलावा आपके ऊपर किसी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा, यानी कि संविधान ही क्लियरली कहता है ऑल इंडिविजुअल्स आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, अकॉर्डिंग टू देयर विश। वो अपने रिलीजन को अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। इसलिए संविधान कहता है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द या ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, नाइदर अलाउड नॉट फॉलोड बाय द स्टेट। और ना ये अलाउ करेगा स्टेट के कोई अपने रिलीजन को फॉलो ना करे, या वो कुछ या ना ही स्टेट उसकी तरफ से अपने तरफ से कोई इम्पोज करेगा किसी पर कि उसको कौन सा धर्म फॉलो करना है। ये इंसान आजाद है अपनी मर्जी से अपने धर्म को फॉलो करने के लिए। इक्वलिटी इज एश्योर्ड टू ऑल सिटीजन रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ फेथ, वर्शिप एंड बिलीफ इज अलाउड टू ऑल, यानी कि हर इंसान को बराबरी हासिल है धर्म अपने रिलीजन को फॉलो करने की रेस्पेक्ट। और ये भी कहा गया कि हमें एक दूसरे के रिलीजन के, एक दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट की रेस्पेक्ट भी करनी है। फ्रीडम ऑफ फेथ, वर्शिप एंड द बिलीफ। द स्टेट इज टू बी इम्पार्शियल टुवर्ड ऑल रिलीजन। स्टेट है वो कैसे रहेगी? इम्पार्शियल, यानी कि स्टेट पार्शियलिटी नहीं करेगी ऑन द ग्राउंड और ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। फर्दरमोर द स्टेट कैन नॉट एडॉप्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन। इसके अलावा स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा, स्टेट एडॉप्ट नहीं कर सकती कोई भी रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, बल्कि स्टेट के लिए सारे रिलीजन के लोग सेम बराबर होंगे, इक्वल होंगे। मैनिपुलेशन ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट फॉर पॉलिटिकल एंड प्रोहिबिटेड। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी सेंटिमेंट या किसी भी तरह का चेंज, किसी भी तरह का बदलाव, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन रिलीजियस में नहीं किया जाएगा। अगर कोई करता है तो ये क्या है? प्रोहिबिटेड, यानी कि बिल्कुल सख्ती से मना। कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट।